Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। So guys, आज की वीडियो है 27 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, बिकॉज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एंड आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड घर पे आई होप सो सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको आलस आ रहा हो तो आलस नहीं करना है, क्या करना है, पढ़ाई करनी है। एंड करंट अफेयर्स की रोज़ की वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है एंड कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है। सो खुश होके पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मस्त होके पढ़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा है एक कि भाई आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया दिवस से लेके यानी डे से रिलेटेड। अब जो इस बार का आयकर दिवस मनाया गया है कौन सी नंबर का मनाया गया है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 160 यानी 160वां आयकर दिवस जो है वो इस बार 24 जुलाई को जो है वो मनाया गया है। और इस दिवस के अवसर पर आयकर कार्यालय में प्रकाशन, ई जर्नल, पब्लिसिटी किट इत्यादि को प्रदर्शित किया गया था। भारत में जो पहली बार ये आयकर दिवस बनाना या फिर जो आयकर है उसको जो प्रस्तुत किया गया था, ये कब किया गया था। तो 1860 में पहली बार जो है वो इसे प्रदर्शित या इसे प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। तो सर जेम्स विलियम्स के द्वारा जो है वो ये किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कि जो आयकर हमारा विभाग होता है यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, भाई जो बच्चे SSC CGL की तैयारी करते हो तो वो तो पता ही होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो वहाँ पे एक पोस्ट भी होती है, अच्छे से मेहनत करेंगे ना तो ज़रूर मिल जाएगी। सो जो आयकर विभाग होता है ये हमारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। 1963 यानी जो एक अधिनियम पारित हुआ था, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत इसकी जो है वो स्थापना की गई थी आयकर विभाग की। ठीक है, क्लियर हो गया। और ज़्यादा इतनी सारी बता दी डिटेल, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। सो दोनों क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे चलते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है। तो किया गया है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है पर ध्यान तो रखना ही है। सो आई होप सो आंसर क्लियर हो गया होगा। कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई इंडियन ओवरसीज बैंक के बन गए हैं नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जो है ये वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में ये भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। और अब इन्हें वर्ष 2022 तक के लिए CEO बना दिया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का। पार्थ प्रीतम से पहले कौन कार्य कर रहे थे। तो इनसे पहले जो कार्य कर रहे थे उनका नाम है कर्णम सेकर। ये जो है वो इनसे पहले इस पद पर नियुक्त थे। अब कौन जगह ले लेंगे, पार्थ ले लेंगे भाई इनकी जगह। सो आई होप सो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा इंडियन ओवरसीज बैंक का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो स्थापना हुई थी, ओके पेन यूज़ करें, हाँ स्थापना हुई थी फरवरी 1937 में। एंड इंडियन ओवरसीज का जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है रंगनाथन। लिखो ये भी, आई होप सो ये तो पता ही चल गया होगा। रंगनाथन जो है वो वर्तमान में इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष हैं। सो सेकंड आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। दैट इज किस स्पेस एजेंसी ने पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मिशन
एस्ट्रोस। भाई मिशन का नाम ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपसे मिशन का नाम भी पूछ सकते हैं। एग्जामिनर तो भाई कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन की हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। तो एस्ट्रोस जो है वो इस मिशन का नाम है। किस स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जो स्पेस एजेंसी है नासा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आई होप सो ये तो पता ही होगा सबको। तो नासा ने 2023 के अंत तक ये जो पूरा ये जो मिशन है जिसका नाम एस्ट्रोस है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है कि भाई वो 2023 के अंत तक इसे लॉन्च कर देंगे। और ये क्या काम करेगा? ये ब्रह्मांड का अध्ययन करने का काम करेगा। भाई स्पेस, इस जो स्पेस मिशन है इसको अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अंटार्कटिका, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि भाई जो नासा ने एस्ट्रोस मिशन लॉन्च किया है इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, कौन सी जगह से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन ऊट पटांग करके बना देते हैं एग्जामिनर। तो ध्यान रखना है कहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा, अंटार्कटिका से इसे लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के तहत नासा 3 सप्ताह तक महाद्वीप के ऊपर जितनी भी जो वायु धाराएं वह चलती रहती है पहले उसका अध्ययन करेगा। और इसमें ये जो आप कह लीजिए ये जो सैटेलाइट है, जो आपके लिए इसके लिए जो लॉन्च किया जाएगा, सैटेलाइट ही कहेंगे ना, हाँ सैटेलाइट जो इसके लिए लॉन्च किया जाएगा वो एक मतलब छोटा सा एक सैटेलाइट जैसी रहेगी। एक तरीके से मैं बोलूँ तो एक गुब्बारे की तरह होगा, बिल्कुल भी, मतलब इसका जो आकार होगा वो पूरे एक गुब्बारे की तरह ही होगा। और इसे एक फुटबॉल, इसके अलावा जो इसे फुटबॉल स्टेडियम से जो है वो भेजेंगे, और जो कि पृथ्वी के जितने भी अदृश्य प्रकाशों की तरंगें वगैरह होती हैं उसका क्या काम करेगा, निरीक्षण करने का काम करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है वो यहाँ से कह लीजिए नासा कोशिश कर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करने की। अभी जो एस्ट्रोस है इसकी फुल फॉर्म है, तो मैं इसकी फुल फॉर्म बोल रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना फुल फॉर्म क्या है। एस्ट्रोस की फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। आई होप सो बहुत लंबी है इसकी फुल फॉर्म, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, या तो आप मैं लिख दूँ तो फिर मैं एक एक करके वर्ड्स लिख रही हूँ, क्या पता बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया हो। तो एस्ट्रोफिजिक्स, राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है, 2 वर्ड क्लियर हो गए। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, पूरी आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी इसके बारे में। सो कौन इसे लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च करने का काम किया जाएगा नासा के द्वारा। नासा की अगर बात करते हैं तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को, एंड नासा का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूएसए की। एंड इसके जो हेड है उनका नाम है जिम ब्राइनस्टाइन। ठीक है, ये जो है वो नासा के हेड है। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, नासा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बिल्कुल जल्दी से फटाफट। किस देश की महिला ऑलराउंडर श्रीपल्ली विराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? सेवानिवृत्ति का मतलब है इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो ये किस देश की है? ये श्रीलंका की है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये श्रीलंका की तरफ से खेलती हैं और खेलती थी, मतलब अब तो ये रिटायर हो चुकी हैं, अब तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बाकी अगर इन्होंने जो अपना डेब्यू किया था ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2006 में जो है वो इन्होंने अपना डेब्यू किया था। उसके बाद तो इन्होंने एक दिवसीय कह लीजिए इंटरनेशनल T20 सारे ही मैच खेले थे, और जो इनका लास्ट मैच था वो 2018 में हुआ था। अंतिम बार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5 इज
किस देश ने MGTD220 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? द आंसर इज रूस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूस देश ने जो है वो ये जो 3D प्रिंटर एयरक्राफ्ट है इसके इंजन का सफल बिल्कुल परीक्षण किया है। रूस ने अपने ततारिस्तान के कंजान वंश विमान परीक्षण केंद्र में इसका सफल परीक्षण किया है और इस इंजन को जो बनाया गया है ये 2021-22 तक के लिए इस इंजन का जो उत्पादन है वो निर्धारित किया गया है। और इस नई तकनीक के जो मुख्य इंजन के जो एलिमेंट्स हैं उसके उत्पादन में लगभग मतलब उससे अगर कंपैरिजन करें तो जो नया इंजन है ये तकरीबन 20 गुना इसके जो उत्पादन क्षमता होगी वो कम होगी। ठीक है, तो नई तकनीक से इसको डेवलप किया गया है और रूस के द्वारा जो है वो इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 6 इज किसने MSME के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? तो जो आंसर है इसका वो है मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प ने केरल राज्य में स्थित NBFC मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया और इसका मेन पर्पस ये है कि जो बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं, महिला जो कार्य करने वाली हैं, वर्कर्स हैं, उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन तलाशने और उनके जो कार्य है उस पर मेन फोकस करना, इसका जो है वो मेन पर्पस है। ये जो है मदद करेगा जितने भी लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसाय हैं उनको शुरू करने के लिए भी ये क्या करेगा, पोर्टल मदद करेगा लोगों की। सो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी। किसके साथ मिलकर? मुथूट फिनकॉर्प के साथ मिलकर MSME ने जो है वो ये रीस्टार्ट इंडिया, रीस्टार्ट मतलब दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब जो आप फिर से कोई मान लीजिए आप व्यापार कुछ छोटा मोटा शुरू करना चाहते हो तो पूरी इस पोर्टल की मदद से आपकी मदद जो है वो की जाएगी। अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन से अभी हाल ही में जितनी पार्टनरशिप, जितनी साझेदारी हुई है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूँ थोड़ा सा। ठीक है जी हाँ, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ICICI लॉम्बार्ड ने किसके साथ टाई अप किया था? अभी मैंने आपको बताया तो इसने टाई अप जो किया था ये किया था फ़ोन पे के साथ। किस वजह से किया था? एक अस्पताल डेली नकद लाभ के लिए, यानी आपको पूरा जितना भी अस्पताल के किराए से लेकर खर्च से लेकर अगर आपको चोट लग जाए, कोई बीमारी हो जाए तो पूरा जो प्रोसेस होती है उसमें मदद की जाएगी। तो उसके लिए ICICI लॉम्बार्ड ने फ़ोन पे के साथ जो है वो टाई अप किया है। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग रहता है उसको प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है कि अभी मैंने आपको बताया था कि LIC ने कुछ टाइम पहले LIC ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है कॉरपोरेट एजेंसी संधि के लिए। इसके अलावा CBSE ने जो है वो IBM के साथ मिलकर जो है वो जो CBSE का पाठ्यक्रम है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड अप करने के लिए जो है वो ये टाई अप किया है या पार्टनरशिप की है IBM के साथ CBSE ने। इसके अलावा झारखंड की जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट ने HDFC बैंक के साथ टाई अप किया है। किस लिए? जितने भी ट्रैफिक पेनल्टी होती है उसको ऑनलाइन भुगतान करने के लिए HDFC बैंक के साथ टाई अप किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अभी हाल ही में हुई थी। सो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको चीज़ें बता दी ताकि आपका एक थोड़ा सा ना रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो काफ़ी सारी चीज़ें हिस्से क्लियर भी हुई होंगी। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने किस शहर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो स्थापित किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में जो है वो पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो स्थापित किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट होगा ये क्योंकि ये पहला बैंक है राजस्थान सरकार के द्वारा, अपने राज्य में पहला बैंक खोला जा रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये बन गया कि भाई भारत में
किस जगह में पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है? तो आंसर राजस्थान लगा के मत आ जाना, आंसर लगा के आना है दिल्ली। ये तो राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पे कहाँ खोला है, ये था क्वेश्चन। अपने यहाँ तो उन्होंने जयपुर में खोला है पहला, लेकिन पूरे भारत में पहले कहाँ खोला गया था? तो पहला दिल्ली में खोला गया था। इसके बाद केरल, उड़ीसा राज्यों में सब जगह प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र में भी इसको शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है, अगर पूरे भारत में पूछा जाएगा तो दिल्ली लगा के आना। फिर उसके बाद तमिलनाडु में खोला गया था, राजस्थान में तो अब खोला जा रहा है। कहाँ? राजस्थान के जयपुर में। तो प्लाज्मा बैंक खोला जा रहा है ताकि जितने भी स्वस्थ, देखिए प्लाज्मा से अभी कोरोना के पेशेंट को ठीक करने की थेरेपी भी शुरू की गई थी। उसमें वही था कि भाई आप जितने भी आप मान लीजिए कोरोना का कोई पेशेंट था वो जो ठीक हो गया है, तो उसके प्लाज्मा से जो है वो अन्य पेशेंट्स को ठीक किया जाएगा, ऐसा करने की कोशिश चल रही है, जिसको प्रोजेक्ट प्लेटिना भी बोला था। अभी जितने कोविड-19 के गंभीर पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, ठीक है। सो अब अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे राजस्थान राज्य आया है तो इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। राजस्थान राज्य की कैपिटल जयपुर है, जिसमें प्लाज्मा बैंक खोला गया है, और सीएम का नाम है अशोक गहलोत एंड गवर्नर का नाम है कलराज या कालराज मिश्रा, ठीक है। क्लियर? ऑल क्लियर? क्वेश्चन बढ़िया चल रहे हैं ना? सो बढ़िया चल रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ किस कंपनी ने बीमा को बेचने के लिए एको के साथ जो है वो समझौता किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वी नहीं सी, अमेजॉन पे। तो अमेजॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो समझौता किया है। इसके तहत जो वाहन बीमा भी किया जाएगा। भाई आपका जो वाहन होता है, आपका जो व्हीकल होता है, आपको तो पता ही होगा, वैसे अगर आपने कराया हो तो आप उसका इंश्योरेंस कराते हो, और उसमें आपको जितने भी अमेजॉन प्राइम मेंबर्स वाले होंगे ना, उनको छूट भी मिलेगी कुछ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉलिसी के तहत। तो इस पॉलिसी में आपको शून्य पेपर वर्क होगा, मतलब को पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, और 1 साल की आपको गारंटी भी मिलेगी। पूरी बीमा पॉलिसी जो है इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और जितने भी अमेजॉन पे बैलेंस यूपीआई वाले हैं या कार्ड वाले हैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और आप अपने अमेजॉन पे वॉलेट से यूपीआई से जो है वो पूरा इसका जो कैश है वो उसका भुगतान कर सकते हो। तो अमेजॉन पे ने एको के साथ जो है वो ये टाई अप किया है। अब दोनों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अमेज़ॉन पे की बात करते हैं। तो अमेज़ॉन पे कब आया था, यानी कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो जुलाई 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी अमेज़ॉन पे की। और अमेज़ॉन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो फाउंडर भी हैं, और आपके लिए जो ऑनर भी हैं वो दुनिया के सबसे नंबर 1 बिलियनियर्स है, मतलब नंबर 1 पे आते हैं वो अमीरों की सूची में। और हेडक्वार्टर जो अमेज़ॉन पे का है वो वॉशिंगटन में है, जो कि यूएसए में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। तो एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई थी नवंबर 2016 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। और इसके जो संस्थापक थे, मतलब जिन्होंने से शुरुआत की थी, उनका नाम है वरुण दुआ। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है ना? आंसर हमारा क्या है? अमेज़ॉन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज एडीबी ने ग्रीन रिकवरी के लिए किसके साथ जो है वो साझेदारी की है? एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट ने किसके साथ साझेदारी की है? द आंसर इज जीसीएफ। जीसीएफ फुल फॉर्म होती है इसकी। फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है, तो फुल फॉर्म पे थोड़ा सा ना ध्यान दिया करो जितनी भी मैं फुल फॉर्म्स बताती हूँ। तो जीसीएफ की फुल फॉर्म है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ ये साझेदारी की गई है। और ग्रीन जो रिकवरी, ये जो साझेदारी की गई ग्रीन रिकवरी के लिए, ये उन लोगों की मदद करेगी जो कोविड-19 वायरस के कारण आर्थिक जो तंगी है उससे जूझ रहे हैं, मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई है, या जिनके पास मतलब आप कह लीजिए कोई साधन ही नहीं है कमाई का, तो उनकी मदद की जाएगी इस ग्रीन रिकवरी के थ्रू। रिकवरी का मतलब क्या होता है? किसी को ठीक करना। किसको ठीक करना? किसको ठीक करेंगे? तो भाई कोविड-19 के जो पेशेंट है, जिनकी इस टाइम आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी मदद की जाएगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जीसीएफ के साथ टाई अप किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की पहले बात कर लेते हैं। 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मांडलुयांग में है, जो कि फिलीपींस में है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मात्सुगु असाकावा।
ये जो है वो वर्तमान में एशिया डेवलपमेंट के आप कह लीजिए प्रेसिडेंट हैं। और इसका पर्पस क्या है, बैंक का ये एडीबी जो है इसका पर्पस क्या है, तो ये आर्थिक विकास को ज़्यादा बढ़ावा देता है। यानी अगर इकोनॉमी कहीं की ख़राब हो रही है तो इसको डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है। तो 9 क्वेश्चन आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? द आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली में शुरू किया गया है। और इसमें ध्यान दिया जाएगा कि भाई जितने अच्छे आप क्वालिटी के जूते बनाए जाएंगे उसके लिए जितने जो कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी 2 महीने की। इसके अलावा वाराणसी में भी खुलने, दिल्ली के बाद ये जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये वाराणसी में भी अपना फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो शुरू करेगी। प्रशिक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ पे आपको कुछ नया सिखाया जा रहा है। तो फुटवियर से रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा कि आप भी अच्छी क्वालिटी के फुटवियर किस तरीके से बना सकते हो, उसमें क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ट्रेन किया जाएगा वर्कर्स को। सो दिल्ली में जो है वो सबसे पहला खुलेगा। तो 10th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 इज बैरी जर्मन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं क्रिकेट से। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये 84 ईयर के थे। 84 ईयर में जो है वो इनकी मृत्यु हुई है या इनका डेथ हुई है। और ये क्रिकेट से जुड़े हैं। तो ये कौन से कंट्री की तरफ से खेलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर थे। ठीक है, तो इनका हाल ही में जो है वो अभी निधन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो करंट के आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। तो करंट के क्वेश्चन आज हमारे फिनिश हो गए हैं। देखिए किसी दिन 12 क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी दिन 13, किसी दिन 11 हो जाते हैं। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप कराऊं। बट जितना भी मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ उतना आप अच्छे से तो पढ़ें पहले, ठीक है, उतना ज़रूर अच्छे से पढ़ें। बिकॉज सबके चक्कर में आप थोड़ी सी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अगर एक दिन में 13 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप 13 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर 11 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 11 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। लेकिन पढ़ो ऐसे कि आप उन्हें नहीं भूलो आगे कभी भी। ठीक है, तो अब स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी? भाई जो इंडस यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जो इकोनॉमी थी वो किस चीज़ पर पूरी निर्भर करती थी? इकोनॉमी की जो रीढ़ हड्डी थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, ट्रेड्स मतलब व्यापार, व्हील मेड मतलब जो काम वगैरह होते थे लकड़ी के, कारपेंट्री तो आपको पता ही है। तो जो इंडस इकोनॉमी की बैकबोन थी वो थी एग्रीकल्चर। मतलब वहाँ पे जो मेन व्यापार होता था, वहाँ पे जो कमाई होती थी मेन किस चीज़ से होती थी? कृषि से होती थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय? भाई अर्थशास्त्र आपने सुनी होगी बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? धनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं? चाणक्य भी बोलते हैं। मतलब चाणक्य ही उनका नाम था, कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता था। और जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो इनके द्वारा ही अर्थशास्त्र बुक जो है वो लिखी गई थी। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने पूछा है बार बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु इज कॉल्ड एज दी सेकंड अशोका? मतलब द्वितीय अशोका जो है वो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? तो जो सेकंड अशोका कहा गया है ये कनिष्क को कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि जिस तरीके से अशोक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे शासक थे और बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, उसका प्रचार करते थे, सेम उसी तरह ही कनिष्क बहुत अच्छे शासक, बहुत अच्छे योद्धा थे, बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे, प्रचार करते थे। तो इसलिए ही कनिष्का को सेकंड अशोका कहा गया था। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फिजिक्स से लिया है क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस भी आती है, तो एक आध क्वेश्चन आपके साइंस से भी आती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि स्टैटिक जीएस में मैं सारे थोड़े थोड़े करके कवर अप करा दूँ। इन अ रेफ्रिजरेटर अ कूलिंग सिस्टम शुड ऑलवेज बी? भाई जो आपके घर में फ्रिज होता है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो उसका कूलिंग सिस्टम है वो कहाँ पे होना चाहिए? उसके टॉप पे ऊपर होना चाहिए, बॉटम यानी बिल्कुल नीचे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए कूलिंग सिस्टम, या कहीं भी हो सकता है। तो अगर आपने अपने घर के फ्रिज में नोटिस किया है
होगा तो आई होप सो पता ही होगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है वो वैसे हमेशा टॉप पे ही होना चाहिए। क्यों? आपने चीज़ सुनी होगी कि दो तरीके की हवा होती है, एक होती है गर्म हवा, एक होती है ठंडी हवा। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाती है। तो फ्रिज में भी ऐसे ही होता है कि भाई जो गर्म हवा मान लीजिए वहाँ पे बन रही है तो वो क्या होगी, गर्म हवा तो ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे गर्म हवा आ जाएगी यानी वार्म एयर, और जो नीचे रह जाएगी वो ठंडी रह जाएगी एयर। तो अब इस वार्म एयर को गर्म ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है वो भी तो ऊपर ही होना चाहिए ना। कूलिंग सिस्टम मान लो आपको नीचे लगा है, हम जो गर्म हवा है वो ऊपर चली गई तो उसे ठंडा कौन करेगा, फिर तो आपका फ्रिज जो है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। तो कूलिंग सिस्टम भी आपका ऊपर ही होना चाहिए। तो आई होप से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी कि क्यों होता है ऊपर, अब रीज़न समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला है फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ मार्स। पहली एशियन कंट्री जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंची थी उसका नाम है इंडिया है। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी मंगल मिशन वाली जो अक्षय कुमार की मूवी थी, उस मूवी में पूरा बताया गया है कि किस तरीके से मार्स मिशन, जिसका नाम भी रखा गया था मॉम के नाम से, इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन, कब इसे शुरू किया गया था यानी कब लॉन्च हुआ था, 5 नवंबर 2013 में ये लॉन्च हुआ था। और ये मार्स के ऑर्बिट में कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर 2014 को ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था। लगभग 1 साल लगा था पूरा पहुंचने में, और पहली बार में ही इंडिया ने सफलता हासिल कर ली थी मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने में। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो आई होप सो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही होगी। गाइस अपना फीडबैक दें कि भाई एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। एंड जो मैं आपसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए मैंने वीडियो में किया है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर करें। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करते रहेंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड होता है हर वीडियो के, सो आप देख के वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।